स्टूडेंट, आपका मॉडल सेट, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट, ठीक है, मॉडल सेट 2 आपका आज सॉल्व करते हैं ऐसे, और काफ़ी डीपली में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आने वाला है, ठीक है। आपका 17 फरवरी से आपका बीएससीबी बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th का, ठीक है। आप पूरी तैयारी से आप एग्ज़ाम दें, ठीक है, पूरी तैयारी से। आप एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़े नहीं, और प्रीवियस ईयर को तो छोड़ना ही नहीं है बच्चों। फिर सारे प्रीवियस ईयर सवाल लगा लें आप, सारे प्रीवियस ईयर सवाल आप लगा लें। और यहाँ मॉडल सेट में आपको रिवीजन बता दे रहा हूँ, ये मॉडल सेट का सारा सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो बच्चों, पहले देखते हैं पहला सवाल क्या है, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी लेंस की, सॉरी कुछ सवाल में मिस्टेक है, ठीक है। किसी उत्तल लेंस, सॉरी इसमें छूटा हुआ कुछ है, उत्तल लेंस है आगे, उत्तल लेंस। तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, बताओ बच्चों आप। उत्तल लेंस की फोकस देखें आप उत्तल लेंस बनाएं, इस तरह से उत्तल लेंस बनता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है, ठीक है। और एक फोकस क्या होता है, F1, और एक फोकस क्या होता है, F2 होता है, ठीक है। एक F1 और एक F2, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक रे खींचना, ठीक है। और रे खींचना इस तरह से, और जिधर जाए काम की रेस उधर आपका प्लस लेते हैं, और जिधर जाए तो जिधर जाए काम की रेस उधर प्लस लेते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखना है तो दो फोकस होता है, एक F1 होता है और एक F2 होता है, ठीक है। आप देखो कि रे जो है कहाँ से जा सकता है, इधर से भी लेंस है ना बाबू, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, आप रे इधर से भी डाल सकते हो और रे इधर से भी डाल सकते हो, दो है ना, दो पोजीशन हो सकता है। या तो रे इस तरह से भी डाल सकते हो, या तो रे इस तरह से भी डाल सकते हो, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और प्रोबेबिलिटी दो होती है रे खींचने का, या तो इधर से या तो इधर से। कोई कास्ट टेस्ट में क्या, अगर आप इस तरफ से रे खींच रहे हो, किस तरफ से, इस बाईं तरफ से रे खींच रहे हो, तो आप इधर प्लस लोगे और इधर माइनस लोगे। या अगर आप इस तरफ से रे खींच रहे हो ना, तो इधर आप क्या लोगे, प्लस लोगे, और इधर आप माइनस लोगे। जाहिर सी बात है ना, इस तरफ से आप रे खींच रहे हो तो जिधर जाए काम की रेस उधर प्लस, यानी इधर काम की रेस जा रहा तो इधर प्लस और इधर माइनस। और अगर आप इस तरफ से रे खींच रहे हो तो जिधर जाए काम की रेस उधर प्लस, यानी इस तरफ प्लस लेंगे और इस तरफ माइनस लेंगे। तो इस बार F1 क्या होने वाला है, F1 पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। और F2 क्या होने वाला है, F2 नेगेटिव होने वाला है, नीचे वाले केस में। ऊपर वाले केस में देखो आप, ऊपर वाले केस में F1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, और F2 क्या होगा, F2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिख रहा आपको, यानी उत्तल लेंस में जो फोकस होगा बच्चों वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। उत्तल लेंस में जो फोकस होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। अगला, तो उत्तल लेंस का फोकस जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना है। क्या होना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना है बच्चों। समझ में आ रहा है कुछ क्या, चला आगे अगला सवाल, इसे नोट करें आप, और इसे नोट करें, कॉपी में नोट करें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव सवाल आ गया आपका, बोलेगा कि ये आपको पहचानने दे देगा, ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, क्या है ये, तो आप कैसे पहचानेंगे, ये आप नोट करेंगे, ये उत्तल लेंस है। आपका अवतल लेंस अगर से बना देते हैं आपको, है तो अवतल लेंस इस तरह से होता है, ये आपका अवतल लेंस होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखो, गौर से पढ़ना आप, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आपको क्या करना है, बुक पढ़ना है, शब्दकोश पढ़ना है, तो आप कैसे कौन सा लेंस उपयोग करेंगे बच्चों, कौन सा लेंस उपयोग करेंगे। शब्द को अक्षर पढ़ना है ना, तो अक्षर पढ़ना यानी बच्चों अक्षर को आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अक्षर को। ऐसा नहीं है कि मतलब अक्षर के साथ साथ हम पूरी दुनिया को देखें, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप अक्षर को पढ़ना है तो अक्षर को गौर से देखना पड़ेगा, यानी फोकस करना पड़ेगा अक्षर पे। तो फोकस करने वाला एक ही लेंस होता है ना बच्चों,
फोकस करने वाला एक ही लेंस होता है, वो होता क्या, उत्तल लेंस होता है। ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये अभिसारी लेंस होता है। ये आपका रे को, जो रे आता है, अक्षर से जो रे आएगा वो आपको क्या करेगा, फोकसित कर देगा, फोकस कर देगा। ठीक है, अभिसारी लेंस होता है, सारे रे को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, सारे रे को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। इस तरह से रे आया और यहां पर फोकस होता है तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से रे आया, ठीक है, और इस तरह से रे लाएगा। इसी तरह बहुत सारा रे आएगा और एक पॉइंट पे क्या होगा, फोकस सिद्ध हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। यानी उत्तल लेंस में क्या होगा बच्चों, ये उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है और इसमें जितना भी रे आएगा वो सारे एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये क्या होता है, अभिसरित हो जाता है, सारा रे क्या होता है, अभिसरित हो जाता है। आगे देखो बच्चों, आगे देखो, ठीक है। तो आगे क्या है, अब आप ऑप्शन को ध्यान दें, ऑप्शन को ध्यान दें। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे। ये तो पता चल गया बच्चों कि किसी शब्द को उसको पढ़ना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, क्योंकि अक्षर को क्या करना है, आपको फोकस करना है, और फोकस करना है तो कौन सा वो लेंस उपयोग करेंगे, आप उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। अगला देखें कि 50 सेंटीमीटर का उपयोग करें या 5 सेंटीमीटर का उपयोग करें। तो आप मिनिमम दूरी तो आप 25 सेंटीमीटर लेके चलते हैं ना बच्चों, मिनिमम निम्न जो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, उससे तो आपको ज्यादा ही लेना पड़ेगा। क्या बच्चों, 25 सेंटीमीटर से आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, तो 5 लेने का तो सवाल ही नहीं बनता है। तो कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसका ये आंसर हो गया और इसका सी हो गया था बच्चों। अब अगला सवाल देखते हैं, थर्ड सवाल, आज के सेशन का तीसरा सवाल लेते हैं बच्चों। तो दूसरा सवाल आपका समझ में आया, इसे नोट करें। और एग्जाम में सब्जेक्टिव सवाल ये भी आ सकता है कि उत्तल लेंस से आप रे डायग्राम खींचे, तो उत्तल लेंस ये बना लेना और एक रे डायग्राम इस तरह से खींच लेना। यहां पर F2 इसका नाम दे देना, यहां पर इसका F1 नाम दे देना, ठीक है। और जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो अपवर्तन के बाद फोकस होके गुजरता है बच्चों, अपवर्तन के बाद फोकस होके। यहां पर क्या हो रहा है, लेंस में आपका अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन। परावर्तन आपका दर्पण में, लेंस में आपका क्या होना है, अपवर्तन, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, रे पार करेगा, ठीक है। और रे थोड़ा बेंड करेगा, ठीक है बच्चों। रे अगर कोई यहां पर मीडियम चेंज हो जाता है, इसी कारण से रे क्या होता है, बेंड करता है बच्चों, ठीक है। इसमें हो गया। अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल आज के सेशन का। मोटर गाड़ी के चालक के चालक के समानता लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है। आपने देखा होगा कि 4 व्हीलर वगैरह में एक छोटा सा एक दर्पण लगा रहता है जो पीछे देखने के काम आता है बच्चों। एक छोटा सा एक आईना इस टाइप का, एक स्क्वायर टाइप लाइक स्क्वायर टाइप का एक आईना टाइप लगा रहता है एक ऊपर में। जो गाड़ी चलाता है ना 4 व्हीलर, उसके ऊपर एक आईना लगा रहता है जिससे वो पीछे देखता है बच्चों। तो उस आईना में, उस दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, लेंस तो उपयोग नहीं होगा, ये लेंस तो उपयोग नहीं होना है ना। वो आईना है, वो दर्पण है, तो आपका दर्पण उपयोग होगा, लेंस तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन तो आप काट ही दो। अगला बाकी बचा 3 ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप गाड़ी के जो पीछे वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए वो सब चीज लगाया जाता है बच्चों। वो मिरर या तो साइड मिरर हो या आपका गाड़ी के चालक के सामने वाला मिरर हो, वो एक्सीडेंट से बचने के लिए लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, एक्सीडेंट से बचने के लिए। और आपके जो बैक में क्या हो रहा है, वो सारे पीछे जो ज्यादा से ज्यादा स्पेस को देखने के लिए वो लगाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस को, क्योंकि ज्यादा कहां से गाड़ियां आ रही हैं वो देखने के लिए लगाया जाता है। मतलब जितना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू ले ले, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू लेना चाहिए। वो उस आईना में कैसा दर्पण होगा, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू वाला दर्पण होगा, यानी ज्यादा दृष्टि क्षेत्र वाला दर्पण होगा। तो ज्यादा दृष्टि क्षेत्र वाला आपका एक ही दर्पण होता है, वो आपका उत्तल दर्पण होता है बच्चों। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका, देखिए ये आपका क्या होगा, ये उत्तल दर्पण है बच्चों।
यहां से रे आएगा, यहां फोकस है, तो यहां पर तो पेंट क्या हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, यहाँ पर पेंट क्या हुआ है ना, तो पेंट क्या हुआ है, इस तरह से रे जाएगा नहीं और ऐसा लगेगा कि फोकस होके कट रहा है और ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा। इसी तरह एक रे और आएगा, लगेगा ये फोकस इधर कट रहा है मगर फोकस नहीं कटेगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू देखिए आप बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू किसके सकते हैं, तो परावर्तन, दो किरण परावर्तन के बाद जो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि क्षेत्र। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों, दृष्टि क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बनता है। दृश्य क्षेत्र ज्यादा बनेगा तो आपके पीछे का जो फील्ड ज्यादा पीछे का जो चीज है, कहां कहां से गाड़ियां आ रही हैं उसको देखने में क्या होगा बच्चों, आसानी होगा। आपका लेफ्ट साइड से भी गाड़ी आता है, राइट साइड से भी गाड़ी आता है, पीछे क्या हो रहा है, कितनी कितनी बहुत ज़्यादा भीड़ है, जाम है, ये सब देखने के लिए आपका कौन सा दर्पण उपयोग होगा, उत्तल दर्पण, जिसमें दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, पूरा का पूरा रोड दिखाई देना चाहिए बच्चों। और पूरा का पूरा रोड देखने के लिए आपका एक ही दर्पण उपयोग होगा, वो है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, जहाँ पर केव वाली जगह में क्या होगा, पेंट किया हुआ होगा और जो इसका परावर्तक सतह है वो उठा हुआ होगा, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और मोटर गाड़ी के चालक के सामने और साइड मिरर, ये तो ये दो चीज में, चालक के सामने और साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग करते हैं। ये तो उत्तल दर्पण का उपयोग भी है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के चालक के सामने और साइड मिरर में उपयोग करते हैं। इसको आप लिख लीजिए नोट्स में, सब्जेक्टिव सवाल भी आ सकता है। तो ये उत्तल दर्पण का रे डायग्राम है। आपका सवाल ऐसे भी आ सकता है कि गोली दर्पण पर एक किरण आरेख खींच के बताएं। तो गोली दर्पण के या तो एक उत्तल दर्पण ले लीजिए या एक अवतल दर्पण ले लीजिए और उस पर किरण आरेख खींच दीजिए इस तरह से। ये तो उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के चालक के सामने और साइड मिरर में उपयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मोटर गाड़ी के चालक के समानता लगा रहता है कौन सा, उत्तल दर्पण, ना कि समतल, ना कि अवतल। अवतल में क्या होगा, थोड़ा इसके आगे पीछे की कहानी भी देख लेते हैं। अवतल में क्या होगा बच्चों, ये सब आप मिटा लिए होंगे, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। देखें अवतल दर्पण का, देखें आप, अवतल दर्पण इस तरह से बना होता है। केव वाली जगह में आपका रे जाएगा, यहां पे फोकस होगा, यहां पे वक्रता त्रिज्या होगा, यहां से रे जाएगा और रे जाने के बाद पैरेलल जाएगा तो फोकस होके गुजरेगा। तो इस तरह से होता है। और एक रे ऐसे गुजारते हैं तो यहां से कहां जाएगा, फोकस होके गुजरेगा। सॉरी, फोकस नहीं हुआ थोड़ा, इस तरह से। तो ये क्या होता है बच्चों, ये जब रे जा रहा है परावर्तन के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो रहा है, एक पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही कम होगा। किसी चीज को फोकस करना है कि तो उसमें जो होगा आपका कौन सा दर्पण उपयोग होगा, तो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि ये परावर्तन के बाद आपका एक पॉइंट पे करता हुआ प्रतीत होता है, फोकसित हो जाता है। किसी चीज को फोकस करना है, जैसे अक्षरों को पढ़ना है तो उसमें अवतल दर्पण, जैसे आपको किसी टॉर्च वगैरह में, किसी एक टॉर्च वगैरह में आपका अवतल दर्पण, किसी चीज को फोकस करना है, हेडलाइट वगैरह में आपका अवतल दर्पण उपयोग होगा, ठीक है, हेडलाइट वगैरह में आपका अवतल दर्पण, टॉर्च वगैरह में आपका अवतल दर्पण। तो जिस चीज को फोकस करना है तो फोकस करने वाली चीजों में आपका अवतल दर्पण उपयोग होता है, ठीक है। अगला फोर्थ सवाल देखते हैं, चलो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये सारी चीजों को पॉज कर दो। तो आज के सेशन का अगला सवाल है आपका फोर्थ नंबर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आप गौर से देखें, तो एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपका स्पीड से संबंधी आपका सवाल है। तो और कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है।
तो आप समतल दर्पण बनाएंगे, पहला का सॉल्यूशन है। तो आप समतल दर्पण बनाएं। मान लो यहाँ पर कोई आपका आदमी है, वो आ रहा है इस तरह से V0, कितने वेलोसिटी से आ रहा है ये, ठीक है, कितने वेलोसिटी से आ रहा है बताएं आप, कितने वेलोसिटी से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये आदमी अपने आप को कितना मीटर पर सेकंड से आता हुआ देखेगा आईना में। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो आप याद कर लेना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होता है, याद कर लेना आप, ठीक है। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अभी तो मिरर क्या है, मिरर का वेलोसिटी कितना है, 0 है। अभी तो मिरर का वेलोसिटी कितना है, 0 है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 0 है, देख लें। वेलोसिटी ऑफ मिरर आपका 0 है। तो आगे क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो अब चलिए इसे लगा लिया आप, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना, इस वक्त वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, तो 0 है। तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट भी है, ध्यान रखना, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को ही देख रहा है, इस आईने में, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अभी कितने 1 सेकंड में 4 मीटर चलेगा, तो इस तरह से ये 4 मीटर इधर भी आ जाएगा, 4 मीटर, और ये 4 मीटर इधर भी आपका 4 मीटर। तो इस तरह से 8 मीटर 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा, तो 8 मीटर, 4 मीटर इधर से और 4 मीटर इधर से, 4 मीटर इधर से और 4 मीटर इधर से, तो कितना दूरी तय कर लेगा, 8 मीटर। यानी 1 सेकंड में 8 मीटर दूरी तय कर लिया, यानी उसका स्पीड कितना हो जाएगा 1 सेकंड में, 8 मीटर पर सेकंड। तो या तो फॉर्मूला से याद करें, या तो इस तरह से दोनों तरह का सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप फॉर्मूला याद कर ले, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस टाइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 0 है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो 4 है। तो 4 इंटू 2 कीजिएगा, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र लेंस की क्या हो रहा है, फोकस दूरी बढ़ जा रहा है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो रहा है बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जा रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसका सेकंड नंबर सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड नंबर नेत्र लेंस बनाते हैं बच्चों। पहले नेत्र लेंस आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, मान लो ये आपका, ठीक है। तो नेत्र लेंस का फोकस बढ़ जाता है। तो नेत्र लेंस का फोकस, मैक्सिमम फोकस आपका रेटिना पर ही होता है, मैक्सिमम फोकस आपका रेटिना पर ही होता है, ठीक है। अगर निकट की वस्तु इस तरह से है, और ये जब रे आपका समांतर जाता है तो फोकस से गुजरता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस बढ़ जा रहा है बच्चों, फोकस बढ़ जा रहा है। मैक्सिमम फोकस तो यहाँ हो सकता है, और स्पष्ट दृष्टि के लिए मैक्सिमम फोकस आपका यहाँ आपका रेटिना पर होना चाहिए। मगर यहाँ पर फोकस बढ़ जा रहा है, यहाँ पे फोकस बढ़ गया, यानी आप क्या हो गया, इसमें दोष आ गया, दोष उत्पन्न हो गया बच्चों, दोष, ठीक है। इसमें कौन दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि फोकस मैक्सिमम आपका रेटिना तक ही हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि फोकस आपका बढ़ जा रहा है, फोकस आपका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी निकट की वस्तु अब क्या होगा, रेटिना पर नहीं दिखेगा बच्चों, रेटिना पे आपका नहीं दिखेगा, क्योंकि फोकस इस समय क्या हो गया, बढ़ चुका है। इस तरह से रह जाएगा और इस तरह से कहीं पे जाकर कटेगा। तो रेटिना पे इमेज नहीं बना बच्चों, रेटिना पे इमेज नहीं बना, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका दोष उत्पन्न हो गया। तो आपकी क्या हो गया, निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है। तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, निकट की वस्तु नहीं दिखने से आपका दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है।
दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखता है और निकट की वस्तु नहीं दिखता है। और एक चीज़ अब क्या हो जा रहा है कि फोकस, दीर्घ दृष्टि दोष में फोकस आपका बढ़ जाता है। मैक्सिमम लेंस से, मैक्सिमम फोकस से आपका फोकस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। अगर से मिनिमम फोकस से आपका फोकस कम हो जा रहा है, मिनिमम फोकस से आपका फोकस कम हो जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा, तो वहाँ पर निकट दृष्टि दोष होगा। मिनिमम फोकस से आपका फोकस क्या हो जा रहा है, फोकस दूरी कम हो जा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगर से मैक्सिमम फोकस से आपका फोकस दूरी बढ़ जा रहा है तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, तो दीर्घ दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा दोष होगा, तो दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं, ठीक है, नहीं दिखेगा। निकट की वस्तु आपका क्या होगा, नहीं दिखेगा बच्चों। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। और फोकस क्या होगा, मैक्सिमम फोकल लेंथ से बढ़ जाएगा इसका फोकस। तो इसमें कौन सा दोष होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल ये है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो आपका फिगर बना हुआ है बच्चों, दूर दृष्टि दोष, ये इसमें कौन सा दोष हो रहा है, दूर दृष्टि दोष हो रहा है ना, इसी में है। तो इसी में क्या हो रहा है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। तो आपको जो रे है, ये आपका क्या है, रे अभी क्या है कि दूर बन रहा है। तो इस रे को यहाँ पर लाना है घसीट करके, कहाँ पे, फोकस पे। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे और नीचे झुकाने के लिए क्या करते हैं, अब इसके आँख के अंदर तो जा नहीं सकते हैं, या तो आँख के अंदर लेंस लगा सकते हैं, या आँख के अंदर तो आप जा नहीं सकते हैं इसको। अब क्या करते हैं कि इसको पहले से बेंड कर देते हैं बच्चों, पहले से बेंड कर देते हैं। तो पहले से बेंड करने के लिए रे को बेंड करना है ना, रे को बेंड करना है, रे को बेंड करना है। तो कौन सा लेंस उपयोग होता है, रे को बेंड करना है तो कौन सा लेंस उपयोग होता है, रे को बेंड करने वाला एक ही लेंस है, अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है। रे को बेंड करने वाला एक ही लेंस होता है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इस तरह से लगाएं, और जब ये लगाएंगे तो इस तरह से जाएगा, तो ये पहले से बेंड हो चुका होगा इस तरह से। और जब ये इससे टकराएगा बच्चों, इस तरह से जब इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपका वहाँ पे आपका रेटिना पे आपका फोकस होगा, इस तरह से आपका रेटिना पे आपका इमेज बन जाएगा। क्योंकि पहले से आपका क्या हो चुका है, बेंड हो चुका है। अब उत्तल लेंस में जाएगा, ये बेंड होकर कहाँ बना देगा, आपका रेटिना पे इमेज बना देगा, तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष को इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये सारी बातें आप नोट कर लें, आप एग्जाम में भी लिख के आएंगे उत्तल लेंस। अगर दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में आया तो ये सारी बातें लिख लीजिएगा विथ इस समाधान। ये कौन से लेंस से समाधान किया जाता है, तो उत्तल लेंस से समाधान किया जाता है। और क्या होता है दीर्घ दृष्टि दोष में, दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। और एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष में मैक्सिमम फोकस से अधिकतम फोकस से फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो इस दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, तो ये आप इसे नोट करें और आगे सवाल बढ़ते हैं। ठीक है, जो अगला सवाल लेते हैं, आज के सेशन का अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, 3-4 सवालों में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन देने से। तो आप क्या, जिसमें ऑप्शन की आवश्यकता होगी मैंने ऑप्शन दे देना है। ठीक है, जैसे कि 9वां सवाल में ऑप्शन की आवश्यकता थी तो मैंने दे दिया। ठीक है, आगे आवश्यकता नहीं है तो नहीं दिया इसलिए। ठीक है, तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक होगी। आवेश क्या होता है,
चार्ज होता है। आवेश क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज दो तरह का होता है, या एक और प्लस और एक माइनस। और आवेश क्या होता है? किसी चीज़ को रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा? आपका चार्ज उत्पन्न हो जाना है, यानी विद्युत आवेश आ जाना है। और विद्युत आवेश दो तरह का होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगरचे इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से निकल गया है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, और जिसमें गया है उसमें नेगेटिव आना है बच्चों। ठीक है, विद्युत आवेश दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है वो नेगेटिव, जिससे गया है वो पॉजिटिव। ठीक है, और प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होना है, क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में रहता है। अब देखते हैं विद्युत आवेश की इकाई क्या होगा। इकाई मतलब क्या होता है? मात्रक। इकाई मतलब क्या होता है? मात्रक। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होगा आपका कूलम होगा। क्या होगा? कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, और इसका सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम ये सब वगैरह होता है, तो वो सब अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। और आवेश कितने प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का होगा बच्चों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक कूलम होगा। आगे देखते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। 8वां सवाल है आपका सेशन का। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसे धन तथा ऋण आवेश माना जाता है बच्चों। तो यह नामकरण किसने किया था? तो इसके बताने के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसे आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इन्होंने दो आपका गिलास रॉड लिया था, और दोनों गिलास रॉड को रब करके दोनों को टच मिलाया, और देखा गया कि दोनों गिलास रॉड क्या है? दूर दूर भाग रहे हैं। दो गिलास रॉड लिया, दोनों गिलास रॉड को आपके वो कॉटन क्लॉथ, सूती क्लॉथ से आपका रब किया। रब करने से क्या हो गया कि उसके बाद दोनों गिलास रॉड को रब करने के बाद पास में लाया गया, तो देखा गया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि दोनों रॉड क्या हो रहा है कि दूर दूर जा रहे हैं। मान लो इस तरह से आपका ये रॉड है। ठीक है, इस तरह से आपका रॉड है, और ये रब करके लाया गया है, और इस तरह से आपका ये भी रॉड है। ठीक है, तो जब इसे जब पास में लाएंगे बच्चों, तो ये क्या होगा? ये दूर दूर जाएगा। ये क्या होगा? ये दूर जाएगा। रब्ड विथ कॉटन क्लॉथ, रब्ड विथ कॉटन क्लॉथ। इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा? ठीक है, तो रब्ड विथ कॉटन क्लॉथ, इससे रगड़ेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आ जाएगा तो इसको पास लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? और दोनों क्या है? दोनों ग्लास रॉड है, तो इस पर जो चार्ज आएगा दोनों में चार्ज कैसा आएगा? सेम चार्ज आएगा, और कॉटन पे चार्ज सेम आने वाला है। तो कॉटन पे कुछ चार्ज आएगा, और इस ग्लास रॉड पे कुछ चार्ज आएगा, और मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो क्या होगा? दोनों इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये जो दोनों पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होता है? रिपल्सन होगा। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इसे बताने वाला आपका साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन सा साइंटिस्ट है आपका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, इसे बताने वाला आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन था। एक कॉटन क्लॉथ लिया, एक ग्लास रॉड लिया, उसको रब किया। रब करने से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया ग्लास रॉड टू कॉटन क्लॉथ। ग्लास रॉड से कॉटन क्लॉथ में क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ग्लास रॉड पे कैसा आ गया चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दो गिलास रॉड को आपस में संपर्क में लाया गया, तो देखा गया कि गिलास रॉड क्या हो रहा है? दूर दूर भाग रहा है। अगला एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? गिलास रॉड ने लिया, अब कॉटन क्लॉथ लिया, तो कॉटन क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज है, अब इसको गिलास रॉड के पास रखा गया। अब पास रखें तो क्या होगा कि दोनों में क्या होगा? प्लस माइनस में देखा गया कि अट्रैक्शन हुआ, पास आ गया, अट्रैक्शन हुआ, और प्लस लिया गया तो क्या हो गया? रिपल्सन हुआ। सेम चार्ज लिया तो रिपल्सन हुआ। और यह तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और इसे बताने वाले आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन इस तरह से लिखाएगा, बेंजामिन
फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब अगला 9वां सवाल है कि एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेशित किया गया है। कितना आवेश है? 1 कूलम आवेश है। उसको कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। तो इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोला जा रहा है। और कितना चार्ज है आपका दिया क्या है सवाल में बच्चों? आपका आवेश दिया हुआ है। आपका जो 9वां सवाल का आपका सॉल्यूशन जो करेंगे अपन इस तरह से करेंगे। आपका सवाल में दिया कि एक पदार्थ को 1 कूलम धनावेश दिया गया है। 1 कूलम ये जो 1 कूलम किसका ऐसा मात्रक है? तो आवेश का, यानी आवेश को सूचित करते हैं Q से। आवेश को सूचित करते हैं Q से। और Q कितना दिया है? तो 1 कूलम। 1 कूलम। कूलम को C से शॉर्टकट में लिखते हैं। तो Q आवेश हो गया और कितना? 1 कूलम हो गया। और क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n निकालने बोल रहा है बच्चों, n निकालने बोल रहा है। तो मैंने आपको एक ऑफलाइन क्लास के ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने बताया है एक फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है बच्चों? Ne। Q बराबर क्या होता है बच्चों? Ne। और Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये वाला। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। E का वैल्यू आपको पता होता है। E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। कितना होता है? -19 कूलम। तो ये क्या? Q कितना है? 1 कूलम। और ये N कितना है? तो N निकालना है बच्चों। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है आपका? देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, निकालना है। तो इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। और E का वैल्यू हमको पता रहता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया। अब ये N का वैल्यू निकालना है। N का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो इसको अलग कर लेंगे और जो बाद वाला उसको लिखते हैं। इसको अलग, अगर से गुना में रहता है तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे बच्चों। बराबर के उस तरफ किसको भेजना है? इसको भेजना है। किसको भेजना है? इसको भेजना है। तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या गुना में है तो कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा, है ना। बराबर की इस तरफ अगर से भेजना है तो क्या गुना में रहता है तो कहाँ जाता है? भागा में जाता है। तो भागा में चल जाएगा। 1.6 × 10⁻19। ये क्या हो गया? N। अब इसको पलट के लिख देते हैं। N बराबर 1/1.6 × 10⁻19। अब इसको डिवाइड करें आप इसको क्या करें? इसको 10⁻19 है, इसको ऊपर भेज दें। तो N बराबर 10⁻19/1.6। अब क्या करें आप? ये इसमें से एक 10 निकाल लें और 1.6 से डिवाइड कर दें, ठीक है। और 10⁻, यहाँ पर 18 छोड़ दें, क्योंकि ऑप्शन में हमें 18 दिख रहा है। ऑप्शन में हमें, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना है बच्चों, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। 19 भी दिख रहा है, 18 है और 19 है। 19 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ अगर 19 कर देते हैं तो यहाँ 1 बचेगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ऊपर वाला 1 रहेगा, नीचे वाला 1.6 रहेगा। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो 0 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा। तो 0 पॉइंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 0.625 आएगा। अब क्या करें कि 1.6 से इसको भागा दें। तो हम भागा देते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या चल जाएगा? 1 10 चल जाएगा, है ना। ये पॉइंट हटा देंगे तो एक पॉइंट हटाने से ऊपर क्या चल जाएगा? एक पॉइंट हटाने से ऊपर एक 0 चढ़ जाता है, यानी 1 10 चढ़ जाएगा। अब ये क्या बन गया? 100 बन गया। आगे करते हैं। तो n बराबर 100/16 × 10⁻18। 16 एकम 16, 16 6 के 96, 100 है ना। 16 को 6 से काटेंगे 96 बार में, 96 है ना। 16 6 बार से 96, तो 16 6 के 96, बचा कितना 100 में? 4 बचा। 16 से जाएगा क्या वो? 4 नहीं जाएगा ना। 16 तो क्या करेंगे? एक पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट देने से 4 पे एक 0 चढ़ जाएगा। 4 बचा था ना बच्चों। 16 6 के 96, बचा कितना? 4, और 4 कटेगा नहीं 16 से, तो क्या देंगे? एक पॉइंट देंगे, और एक पॉइंट देने से 4 पे क्या चल जाएगा? 0। अब क्या हो जाएगा? 16, क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, 2 बार में कटेगा,
16 दूनी 32, बचा कितना बताओ, बचा कितना 8 है ना। अब क्या होगा कि एक पॉइंट के बदले हम 3 जीरो बैठा सकते हैं, तो एक जीरो बैठा दी, एक जीरो और बैठा दो। अब देखो 16 25 85 डायरेक्ट 5 बार में कट गया, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 5, यानी आंसर क्या आ गया बच्चों, दिख रहा है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 यानी ए नंबर। ये 9 वाला नहीं होगा, ठीक है, सुना रहा है, कौन वाला होगा 6.25। और ये आप इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट आप याद कर लें डायरेक्ट। अगरचे सवाल कुछ और आ गया, 2 कूलम आ गया, 3 कूलम आ गया, तो इस तरह से अगरचे आ गया सवाल, तब ये फॉर्मूला से आप निकालेंगे। मगर 1 कूलम के लिए आया, ये स्पेशल है, 1 कूलम के लिए आया बच्चों, तो n का वैल्यू होगा 6.25 इंटू 10 की पावर -9 10 की पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 कूलम के लिए आ गया, चार्ज 1 कूलम है और उसमें पूछा जा रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम के लिए, क्योंकि 1 कूलम जो है स्पेशल टाइप है। अगर 1 कूलम के अलावा 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 6 7 कुछ भी आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे और ये सारा सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व हम सिर्फ इसलिए करके दिखाएं कि न्यूमेरिकल अगर इसके व्यापक कुछ और आ गया तो वो सब्जेक्टिव में आप ऐसा सॉल्व करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा चौड़ा देना नहीं है, ठीक है। वो 1 कूलम देंगे और 1 कूलम देंगे तो 1 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलम के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आज के सेशन का लास्ट सवाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, 10वां सवाल है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का नेक्स्ट सेशन में आपका अगला 10 सवाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से 40 सवाल करना है बच्चों, ठीक है। सॉरी 80 क्वेश्चन है ना आपका मॉडल सेट 2 में, तो वो 80 क्वेश्चन करना है। तो अगला सेशन आज के सेशन का लास्ट सवाल है आपका 10th वाला, ठीक है। देखिए, तो किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, कितना वोल्ट 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। एक बल्ब है उस पर कितना वोल्ट है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है और 100 वाट है। 100 वाट क्या होता है, वो आपका पावर होता है। 100 वाट क्या होता है, आपका पावर होता है। पावर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। पावर का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों, वाट होता है। तो 220 वोल्ट है, यानी ये क्या है, ये आपका विभवांतर है, विद्युत विभवांतर। वोल्ट किसका ऐसा मात्रा होता है, विभवांतर का। तो हमको पहचानना पड़ेगा, आपको लिख नहीं देगा, आपको किससे पहचानना पड़ेगा, इस एसआई यूनिट से। अगर वोल्ट है तो आपका क्या, ये आपका विभवांतर दिया हुआ, विद्युत विभवांतर। ये क्या दिया हुआ है, ये आपका पावर दिया हुआ बच्चों। शक्ति, वाट किसका ऐसा मात्रा होता है, शक्ति का। वाट किसका ऐसा मात्रा होता है, शक्ति का। अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, मिट गया है सॉरी इसके लिए, ठीक है। उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो देखिए आप इसमें देखें तो 220 वोल्ट है और 100 वाट है। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² R। V² R पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना, इसी फॉर्मूला से बनना है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V² R। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V² R। अब देखिए बारी बारी से इस बल्ब 1, 2 बल्ब है, ठीक है। इस तरह से बल्ब बना ले आप, ठीक है, इस तरह से बल्ब बना ले आप। एक बल्ब है A और एक बल्ब क्या है आपका B, ठीक है, आपका B बल्ब है। इस तरह से आपका जोड़ दें आप, ठीक है। ये आप कितना जोड़ेंगे आप बताएं, 220 वोल्ट से, और कितना पावर है 100 वाट का है। कितना वाट का बल्ब है, 100 वाट का। अब इसको जोड़ लें, ठीक है, इसको जोड़ लें आप। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना वोल्टेज इसको दिया गया है, तो 110 वोल्ट दिया गया। कितना वोल्ट दिया गया है, 110 वोल्ट दिया गया। और इसका क्या पूछ रहा है आपका, इसका पावर पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, बारी बारी से ये चीज़ क्या है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी आर क्या होता है, कांस्टेंट। ये क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है,
प्रतिरोध। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है बताएं? इसका ऐसा मात्रा ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, तो बारी बारी से ये फॉर्मूला पुट करें तो पावर का फॉर्मूला इसमें क्या, पावर कितना है? 100 वाट है, तो 100 को इस तरह से रखेंगे और v स्क्वायर, तो 220 का स्क्वायर अपॉन r, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें लगाएं, इसमें आप करें, इसमें कैसे करेंगे? तो पावर कितना है? पावर p है, पावर तो पता नहीं है, तो पावर क्या लिखेंगे? p। अब वोल्टेज कितना है? 110, तो वोल्टेज कितना रखेंगे? 110 का स्क्वायर बटा r, समीकरण 2। बताएं आप इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे इसके बाद? 2 को 1 से भागा दे दें, 2 को 1 से भाग देने पर इससे हमें ये फायदा हो सकता है, इससे हमें ये फायदा ये है कि आर आर कट जाएगा, आर आर कट जाएगा और पी रह जाएगा, तो पी का वैल्यू आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले यहाँ से आर का वैल्यू निकालते और आर का वैल्यू निकाल के यहाँ क्या करते आप? पुट करते। तो दो हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करते, क्या करते? दोनों को डायरेक्ट भागा दे देते हैं, यानी पी बटा कितना हो जाएगा? LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो P बटा क्या हो जाएगा? 100 बराबर 110 का स्क्वायर, ठीक है, 110 का स्क्वायर बटा R बटा क्या हो जाएगा? 220 का स्क्वायर, ठीक है, बटा R। ये R से R कट जाएगा, ठीक है, ये R से R कट जाएगा, ये 110। तो आप क्या करेंगे? आप इसको करें, ठीक है, तो P बटा क्या हो जाएगा? 110 100, ये 110 का स्क्वायर अपॉन 220 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आप क्या करें? ये आपको सारे के ऊपर चढ़ा दे एक बार में, इस तरह से। ये आपका 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा? P बटा 100 1 बटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 1 बटा 4, 25 चौके 100। तो आप क्रॉस गुना कर दे तो P बराबर कितना आ जाएगा? 25 वाट। कि क्या किए कि दोनों को डिवाइड कर दिए, तो जो सबसे लास्ट रहता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर। ये आर यार कट जाएगा और ये कहाँ? बीच में चल जाएगा। तो आर और स्क्वायर दोनों पर था, तो इसको अंदर लेकर के क्या कर दिए? एक पे स्क्वायर डाल दिए और 110 से 220 क्या कर जाएगा? कितने बार में जाएगा? कटेगा 2 बार में, तो 1/2, 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, इस तरह से 1/2 का स्क्वायर। अब ये 2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4, तो 4 लिख दिया। अब ये 4 क्या होगा? 100 कट जाएगा नीचे, जैसे कि बराबर के इस तरफ वाला कट जाता है, तो 4 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, और 100 25 कितना वाट है? अब क्रॉस गुना कर देंगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो 25 चौके 25 वाट। इस बल्ब का कितना वाट आ जाएगा? 25 वाट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25 वाट। तो बच्चों आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, ठीक है, और इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दे बच्चों और शेयर कर दे, और इस अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।